मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में कैपेक्स हुआ है वो सेक्टर चला है और उस सेक्टर के शेयर में रिटर्न लोगों को दिया है। लेट्स से इंडिया में मतलब वाई टू कैन लुक फॉर मल्टी बैगर्स, सब लोग मल्टी बैगर्स को देखते ही क्यों हैं? एक दिल्ली की एसएमई कंपनी थी Right. जिसमें उसके शोरूम पे 2 बाइक थी जिसपे पब्लिक ने भर भर के पैसा लगाया। हर साल जो टॉप 60% जो कंपनीज रहेंगी बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, उसी में ही एडिशनल कैपिटल जाएगा। ओके। तो एक साल की अगर बात करें तो वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे रहे हैं, बट क्या पैसा नहीं बनेगा इस साल? अगर ये कंपनी अगर उनके लिए सही है तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे 100 शेयर हैं जो 100x बनते हैं, Right. लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। दैट मीन्स द निगेटिविटी को लोग हाँ, पकड़ने की कोशिश पकड़ने की करते कोशिश हैं। जितनी मैंने सर आपकी वर्किंग निकाली पढ़ी तो आपको 100 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच की कंपनी देखना बहुत पसंद है। अगर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली बहुत हाई ग्रोथ हो रही है एंड द मार्जिन्स आर स्टेबल और काइंड ऑफ इंक्रीजिंग, तो क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए, क्या करने चाहिए, जैसे कुछ जाना तो आगे ही है, आ रही है तभी वो हमारे टॉप 1% में आ रही है। राइट। सबके पास एक ऐप में एक आया हुआ है कि यू कैन बाय एंड यू कैन सेल। खराब इसलिए है कि बहुत ही फास्ट दे आर एबल टू कैन नॉट डू इट। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर वैल्यूएशन अगर आपने प्राइस टू अर्निंग मोर देन 70 अगर आपने कोई चीज़ दी हुई है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ क्या है इसका। आपने जैसे स्टार्ट में वॉरेन बफेट सर के बारे में बताया था कि उनकी जर्नी रीड की थी। मुझे ये समझ में आया कि जिस कंपनी में डेट बहुत हाई रहता है वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्या ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हमारे साथ हैं मनीष नाथ जी, प्लानिफाई के फंड मैनेजर और साथ में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक होल्डर हैं एआईएफ इन्वेस्टमेंट में। और इनको बुलाने की सबसे खास बात यह है कि एक तो हमारे प्यारे शहर लखनऊ से बिलोंग करते हैं ये, और दूसरी बात ये आपके दिलों को छू सकते हैं क्योंकि आप सब भी माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इनको भी वही कंपनियां पसंद हैं। और इन्होंने कई मल्टीवैगर शेयर को भी पकड़ा है जो 100x हुए हैं, जिनके लिए ये जाने जाते हैं। तो आज भी बहुत सारे इनसे लेने की कोशिश करेंगे नाम, शायद दे दें शायद ना दें, डिपेंड इन पे करता है। बट बहुत प्यारी लर्निंग पड़ेगी कि कैसे ये सोचते हैं जो छोटी कंपनियां हैं मल्टीबैगर बनेंगी, और बहुत सारे स्टॉक मार्केट की लर्निंग को लेंगे क्योंकि मार्केट भी गिरा हुआ है। तो क्या सारे सिनारियो हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो सकता है, तो ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं तो सर बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड। तो सर कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा बिजनेस फील्ड में, और जब मेरा एक बार टेक्निकल एजुकेशन पूरा हुआ देन आई मूव्ड इनटू फाइनेंस ग्रेजुअली। सो मैं पहले इंडिया में था, एनआईटी सूरतकल से मैंने बीटेक किया, फिर उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स में काम किया, फिर मैं फुल स्कॉलरशिप पे यूएस गया इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी ओहायो इन 2002, and then I worked in automotive industry for a couple of years in Eaton Corporation, Ford Motors. Then I joined a bank called Capital One Bank in Richmond, Virginia, and in parallel I was always studying the US business history, and investment industry kind of fascinated me a lot. तो मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आया। देन आई स्टडीड अबाउट मिस्टर वॉरेन बफेट, हिज गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, एंड देन हाउ ही मर्ज्ड हिज value investing with the growth investment from Phil Fisher, and how he combined to kind of grow the Berkshire Hathaway into a $1 trillion company. So इस चीज़ की इस पूरी जर्नी को मैंने उनका लास्ट 60-70 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको पूरा स्टडी किया, एंड देन ग्रेजुअली मूव टू वॉल स्ट्रीट एंड वर्कड इन ए कंपनी कॉल्ड मार्केट ग्रुप, which later became IHS Market and got merged with S&P Global. So मैंने न्यूयॉर्क में कई साल काम करने के बाद फिर मैंने इंडिया आया। मैं इंडिया आकर के मैंने पूरा सिस्टमेटिक स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क डेवलप किया, एंड देन आई स्टार्टेड coming up with multi-bagger stocks, and then I showed it the performance to a small fund in the US, and which was investing into Indian equity markets, and we became world rank 1 for several years. So that was my journey,
एंड इन्वेस्टमेंट से ये रहता है कि यू कैन लीवरेज योर टाइम बेसिकली. यू कांट वर्क लाइक 24 आवर्स, बट योर कंपनीज आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज टू काइंड ऑफ गेट एक्सपोजर. सो लेट्स से कभी किसी पर्टिकुलर सेक्टर का टाइम चल रहा है, कभी किसी पर्टिकुलर कंपनी का टाइम चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है कि सारी इंडस्ट्रीज एक साथ काम कर रही हैं, सारी कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं. सो यू हैव एन ग्रेट वेल राउंडेड एक्सपोजर इन ऑल दीज कंपनीज. सो इस तरीके से काम करके आपको लगता है कि भाई आपने कुछ, आपका जो पैसा है इट्स वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू, एंड इट्स काइंड ऑफ कंपाउंडिंग. एंड अगर आपकी ये एक्सपर्टीज़ है टू फाइंड दीज स्टॉक्स अर्ली ऑन, then you can do kind of wonders for your investors. This feature, this part of the investment kind of appeals me a lot. So, जितनी मैंने सर आपकी वर्किंग निकाली पढ़ी, तो आपको 100 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच की कंपनी देखना बहुत पसंद है, जिसमें स्पेशली एस्ट्रल पाइप आपका रहा, जिसको आपने 100x पकड़ा 2011 के समय में. सही है. तो सर क्या मतलब लाइक इतनी छोटी कंपनियों को पकड़ना जहाँ पे रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा रहता है, प्लस पहले तो एस्ट्रल के बारे में समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या उस समय आपने उसमें देखा. या सो बेसिकली इसके पीछे अभी हम आते हैं कि लेट्स से इंडिया में मतलब वाई टू कैन लुक फॉर मल्टी बैगर्स. हम लोग मल्टी बैगर्स को देखते ही क्यों हैं? पहली बात, मल्टी बैगर्स क्या क्या करते हैं कि दे आर लाइक द हाई हॉर्स पावर इंजन फॉर योर पोर्टफोलियो. सो ऐसा नहीं होगा कि 30 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है तो 30 के 30 कैन बिकम मल्टी बैगर्स, बट अगर 3-4 अगर 100x आपके पोर्टफोलियो में है ओवर ए डेकेड, सो योर पोर्टफोलियो गोज लाइक 10x. सो अगर आपके मल्टी बैगर्स या आपके स्टॉक सिर्फ 10x जा रहे हैं इन ए डेकेड, तो पोर्टफोलियो जाएगा ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा मैक्स. तो हमारा ध्यान रहता है टू फाइंड मल्टी बैगर्स. नाउ मल्टी बैगर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो इंडिया में अगर हम देखें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर सिर्फ 150 कंपनीज होंगी मैक्स. आज की तारीख में मार्केट गिरा हुआ है तो मान लीजिए 120 कंपनीज होंगी. तो 120 कंपनीज, सपोज करिए कि हमारा एंड टारगेट है टू रीच 1 लाख करोड़ इन ए डेकेड, तो और हमें 100x चाहिए उसके ऊपर, तो हमारा आज का मार्केट कैप होना चाहिए अराउंड 1000 करोड़. सो वी हैव टू काइंड ऑफ लुक फॉर मल्टी बैगर्स इन दैट रेंज. सो आई हैव, मेरा ये रहता है कि 100 करोड़ से 3000 करोड़ की जो रेंज है इसमें मल्टी बैगर्स को खोजना. तो यहाँ पे मुझे 300 करोड़ की रेंज पे मेरे को एस्ट्रल पाइप 2011 में मुझे दिखा, और मुझे इसमें ये दिखा कि इसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई है, बोथ इन द रेवेन्यू टर्म्स एंड इन द प्रॉफिट ग्रोथ. Return on equity and all these fundamental factors were kind of extremely attractive. और उसमें डेट बहुत ज़्यादा नहीं था, so that was one good thing. Coming back to their product line, so they were kind of working in a particular niche segment जिसमें कि growth rate इंडिया में काफ़ी होने वाला था. Real estate is an industry which is growing like crazy in the entire country and for the last 30-40 years. और उसमें Astral is more like a quasi real estate play. तो इसमें क्या हुआ कि इसमें डेट नहीं था, इसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई थी, और इनके जो जेवी हुआ था वो यूएस की एक कंपनी के साथ हुआ था, विच वाज मतलब लुब्रिजॉल के साथ टाई अप करना इतना आसान नहीं है. लुब्रिजॉल वाज माय स्टॉक पिक इन द यूएस बाय द वे बिफोर कमिंग टू इंडिया. जब आप इंडिया आने से पहले मैं इंडिया यूएस में, तो मेरा वहाँ पे मेरा जो है लुब्रिजॉल था. बाद में बर्कशायर एक्चुअली एक्वायर्ड लुब्रिजॉल, एंड लुब्रिजॉल के साथ टाई अप करना, जेवी करना इतना आसान नहीं था. और वो उसने जो एक फाइनल एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई, अगर ये कंपनी अगर उनके लिए सही है तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे आपने बोला कि इस रेंज में प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट कैप में बहुत कम रहती है, और ग्रोथ रेट के चक्कर में काफ़ी सारे टाइम प्रमोटर्स काफ़ी सारे मेथड्स को उसमें लेके आते हैं, और उसमें कैसे उसको मतलब फाइंड आउट करें कि ये अच्छी कंपनी है नहीं, तो बेस्ड ऑन द 5 ईयर 10 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं. इतना टफ नहीं होता है. अगर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली बहुत हाई ग्रोथ हो रही है एंड द मार्जिन्स आर स्टेबल और काइंड ऑफ इंक्रीजिंग, सो ये दिखाता है कि हाँ ठीक है, उसने अपना कुछ एक निश डेवलप किया है, एंड लेट्स सी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा. सो ठीक है, पहली बार में 100x नहीं आएगा, बट 10x तक हम लोग देख सकते हैं कि 3-4 साल में 10x की पॉसिबिलिटी लग रही है. उसके बाद हम देखेंगे कि वंस द कंपनी हैज़ रीच फ्रॉम 300 टू 3000, अब इसके क्या फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ 3000 पे हमें इसको होल्ड करना है फॉर द एडिशनल 10x और नॉट. सो ये हमारा रहता है. तो इस तरीके से 100x बनता है. तो 3 साल में आपका पहला 10x आता है, 5-6 ईयर्स में आपका रिमेनिंग 10x आता है, तो 8-9 ईयर्स में यू गेट ए 100x. सो ये एक उसमें रहता है. और जो एस्ट्रल की जो क्वालिटीज़ थी कि प्रमोटर वाज काइंड ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड दे हैड द इंटायर
distribution channel kind of set up. So ऐसा नहीं था कि they are just kind of talking on in terms of theory, they were kind of working on the ground as well, coming up with new style of marketing, kind of getting the right brand ambassadors for the company which can promote and doing the right sponsorships and so on. So इस तरीके से है और वी हैड ए वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड माइक्रो कैप्स में यही रहता है कि अगर आप उनके साथ सही समय पे अगर आप एंटर कर गए तो द इंटायर जर्नी द 100x इज विद यू इवन टुडे ऑल्सो यू कैन समवन कैन कैन ऑफ लुक इनटू दैट बट ऑब्वियसली इट हैज़ नाउ रीच टू ए स्टेज वेयर इट्स मोर relevant for an institutional investor rather than a normal investor. So that's the only difference. But micro cap में हमें इस तरह की बहुत सारी कंपनीज मिलती रहती हैं और ये मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रल में. तो अगर इसी एक्सपीरियंस के आधार पर देखें, जैसा कि आपने एस्ट्रल में बोला कि कंपनी का ग्रोथ लेवल अच्छा था, कर्ज भी कम था, प्रमोटर भी सही थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जितना पकड़ पाया कि जिस विदेशी कंपनी का आपने नाम लिया उसके साथ टाई अप आसान नहीं होता है. तो दैट मीन्स कि उस कंपनी ने भी जब इस कंपनी की छानबीन की होगी तो डेफिनेटली पाया होगा कि ये कैपेबल है, तभी हम इसके साथ टाई अप करें. बिल्कुल राइट. तो ये एक बड़ा एडिशनल मार्क निकल के आया अगर सही तरीके से समझ पाएं तो. ग्रेट. तो अगर कोई मल्टीबैगर अब आज की डेट में चुनना है या देखना है तो क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए, क्या करने चाहिए? जैसे कोई भी रिटेलर, जो हर इंसान चाहता है कि एक मल्टीबैगर शेयर आ जाए हमारे पास, तो इसमें देखिए, इसमें बिजनेस का जो भी मेन चीज़ रहती है वो रहती है प्रॉफिट ग्रोथ पे, सेल्स ग्रोथ पे. कि अगर एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप आज की तारीख में लेट्स से 300 करोड़ मार्केट कैप है और उसका मान लीजिए सेल हो रहा है लेट्स से 30 करोड़ के आसपास है या 100 करोड़ के आसपास का सेल्स है, लेट्स से कि प्राइस टू सेल रेशियो इज़ अराउंड 3, कि 300 करोड़ का उसका जो मार्केट कैप है और 100 करोड़ का उसका सेल है, तो प्राइस टू सेल आपका हो गया रफली मतलब 3 टाइम्स हो गया. तो इस रेशियो पे अगर हम लेते हैं तो अगर कोई कंपनी अगर 100 करोड़ पे अगर स्ट्रगल कर रही है, इट्स नॉट एबल टू कैन ग्रो एट ए 70% एनुअलाइज रेट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स और इन द पास्ट 5 ईयर्स, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आगे चल करके इसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. क्योंकि अगर ये 100 CR पे ग्रो नहीं कर पा रही है कंपनी एट ए फिनोमिनल रेट, तो फिर जब वो बड़े कंपटीटर्स आ जाते हैं बीच में, जैसे कि वंस यू रीच ए 10,000 CR काइंड ऑफ मार्केट कैप रेंज, देन ग्रोइंग एट इवन एट 30% इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग थिंग. सो अगर 30% इस समय ग्रो कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये वहाँ तक जाते जाते इसको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. ग्रोथ रेट बेसिकली डिक्लाइन ही होता है एक्चुअली. अगर आप एस्ट्रल का भी अगर निकालेंगे तो जिस रेट पे ये 2011 में ये क्या नाम कर रही थी ग्रो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, जो उसका जो कैगर आया था और आज का हम देखेंगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है. बिल्कुल. उस समय इट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी बेसिकली, राइट, बिकॉज दे हैव टू कैन बी वेरी एग्रेसिव एंड दे आर गोइंग एवरीवेयर. अभी भी वो एग्रेसिव हैं, अभी भी एट दिस रेट ऑल्सो दे आर वेरी एग्रेसिव. बट क्या हो जाता है कि देन यू आर विद कैन कम्पीटिंग विद द बिग फिश बेसिकली, और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट्स ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मैनेजिंग ए टीम ऑफ 100 पीपल वर्सेज मैनेजिंग ए टीम ऑफ 5,000 पीपल इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट एंड नॉट एवरी वन कैन ऑफ इज़ एबल टू कैन ऑफ ग्रो द कैपेक्स एंड ग्रो और कैन ऑफ स्केल इट अप. सो ये प्रॉब्लम आ जाती है. और जो आपका जैसे ये क्वेश्चन है कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो हम उसमें आ जाते हैं कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर लेट्स से मोर देन 70% है, आपका सेल्स ग्रोथ मोर देन 70% है, रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से मोर देन 25% है, ROCE is also let's say in that same range, debt to equity is less than 1 or even better like 0.5. So डेट को हम क्यों कहते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है कि जैसे एस्ट्रल का ही मतलब एक एग्जांपल आपके सामने है कि एस्ट्रल ने कभी भी विदाउट टेकिंग टू मच डेट दे वर एबल टू स्केल अप. तो इससे हमें दो चीज़ समझ में आती है कि प्रमोटर इज़ वेरी कॉशियस ऑन स्पेंडिंग वेयर कि कहाँ पे उसका पैसा लग रहा है और कितना पैसा वो वहाँ से मार्केट से, बिकॉज द मनी टू काइंड ऑफ बोरो मनी इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज. अगर आपकी एक ठीक ठाक लेवल की कंपनी है तो आपके पास पैसा आ जाएगा, मार्केट से मिल जाएगा, तो आपको पैसा आ जाएगा. बट क्या हो जाएगा कि आप उसको आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी, तो आपके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से आगे चल करके थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे. तो एक तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट इज़ वेरी कंजर्वेटिव. सेकंड ये दिखाता है कि जो प्रोडक्ट है वो भी इतना सॉलिड है कि दे आर एबल टू ग्रो विदाउट टू मच अमाउंट ऑफ मार्केटिंग एंड डूइंग ऑल काइंड ऑफ फैंसी
दीज थिंग्स पे, जो कि आपने अगर बोरोइंग की हुई है, तो बेसिकली मुझे बिजनेस मॉडल पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे मैनेजमेंट पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो दैट्स द थिंग. अब ये नहीं है कि जो हाई डेट कंपनीज हैं वो ग्रो नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, बट अगर मेरे पास चॉइस है बिटवीन ए कंपनी लाइक एस्ट्रल जिसके जो कि लो डेट पे दे आर गोइंग टू स्केल अप, वेयर एज जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आई विल ऑब्वियसली कैन गो फॉर कंपनीज लाइक एस्ट्रल. सो ये मेरा मानना है. तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट हो गया, डेट पार्ट आ गया, प्लेजिंग कम होनी चाहिए. सो ये रफली 4-5-6 पैरामीटर्स हैं जिस पे कि हम इसको इवेल्युएट करते हैं. अब इसमें देखना होता है कि मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स. अगर मार्जिन्स अगर इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो दैट शोज़ कि द कंपनी इज़ नाउ ग्रोइंग प्रेजेंस, हैज़ नाउ कैन नॉट डेवलप्ड ए particular niche, and they are able to successfully scale up. Otherwise क्या होता है कि you are kind of growing but आपके margins नीचे जा रहे हैं. तो दैट शोज कि आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ ग्रोथ, लेट्स से यू रीच फ्रॉम 100 CR टू 1000 करोड़, अब 1000 करोड़ पे जाकर के यू विल कैन नॉट गेट स्टक. बेसिकली ये प्रॉब्लम आ जाएगा बिकॉज मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे उस समय आपके. तो ये चीज़ देखना होता है. तो जो एक हम बोलते हैं कि मोड देखा जाता है, तो मोड कैसे मालूम पड़ते हैं कि अगर बढ़ रहा है घट रहा है, वो बेसिकली आपकी जो कंसिस्टेंसी और द प्रॉफिट मार्जिन से हम उसको निकालते हैं. तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स का अगर हमारे पास लास्ट 10 ईयर्स का अगर हमारे पास फाइनेंशियल्स हैं, तो उससे बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स कर रहे हैं ग्रो, डेट काफ़ी कम है, मार्जिन्स आर ऑल्सो इंप्रूविंग, अदर फंडामेंटल फीचर्स आर ऑल्सो ओके, एंड मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव इनफ, नॉट टेकिंग टू मच रिस्क and growing in a rational way. So then sky is the limit in a country like India. If you are not growing at this rate, then there is no point being in the business. तो इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे आपने आरओई आरओसी वगैरह की बात की, कई बार ये सब फैब्रिकेटेड भी होते हैं, मैनिपुलेटेड भी होते हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं. अब रिटेल वाले कई बार इनको देखते भी हैं, फंसते भी हैं, तो कुछ और एलिमेंट हो तो इसमें हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पे. देन तो अगर वैल्यूएशन, अगर आपने प्राइस टू अर्निंग मोर देन 70 अगर आपने कोई चीज़ ली हुई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ क्या है इसका. अगर पीईजी रेशियो अगर आपके मैच नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कंसिस्टेंट है, तो फिर आगे चल करके आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. बिकॉज अगर आपने ऑलरेडी उसका प्राइस बहुत हाई आपने दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि जो फ्यूचर परफॉर्मेंस आएगी उस स्टॉक की, वो सारा का सारा उसको जस्टिफाई करने में चली जाएगी. बिकॉज जो आपका वैल्यूएशन बैंड इंक्रीज जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है. ऑलरेडी लेट्स से यू आर कैन ट्रेडिंग एट ए पी लेवल ऑफ 70, तो अब यहाँ से एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है. तो और अगर ग्रोथ नहीं आई, तो फिर वो आपका पैसा जो है, देन यू आर कैन पुट इन द वैल्यूएशन ट्रैप. तो अगर हाई वैल्यूएशन की कंपनीज से बहुत ज़्यादा आपको बचना चाहिए. लेट्स से कि कोई कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है, तो फिर उसका पीईजी रेशियो देखना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ क्या है. अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है. आजकल कुछ कंपनीज हैं रिन्यूएबल में विच इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी हाई रेट, बट उसका पीई बहुत बड़ा हुआ है. हाँ. बट पीईजी अगर सही है तो ठीक है, वी कैन टेक ए मॉडरेट कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. बिकॉज अभी क्या है कि कुछ फील्ड में देर इज़ लॉट ऑफ कैन टेल विंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सब्सिडीज आई हुई हैं. तो रिन्यूएबल में ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके पी थोड़े से बढ़े हुए हैं, बट ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स. तो उसमें अगर थोड़ा सा हाई पी पे भी दिया हुआ, बट फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर आई विल एडवाइस कि थोड़ा सा इस पर कंजर्वेटिव ही रहें. उससे आपका जैसे इस समय करंट डाउन टर्न आया हुआ है, तो यू विल नॉट बी कैन ऑफ कॉट ऑफ गार्ड. बेसिकली आपको रहेगा कि भाई ठीक है, हमने लो पी पे लिया था, आज वो हाई पी पे है, थोड़ा सा इसमें एक डिप आया हुआ है 30% का, अगर उसमें करेक्शन आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज ये एक साइकिल चलती है इंडिया में. लकीली वो साइकिल जो चल रही है उस पर आप समझिए कि मार्केट कैप आपका या जो मार्केट है उसकी जो ग्रोथ रेट है, वो लेट्स से स्मॉल कैप का अगर हम निकालें तो लास्ट 20 ईयर्स का इट्स मोर देन 20% पर एनम, विच इज़ वेरी वेरी गुड. ठीक है, अगर हम उसको यूएसडी टर्म्स में देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज रूपी थोड़ा सा नीचे आया है कंपेयर टू डॉलर. बट अगर हम सिर्फ इंडियन करेंसी के टर्म्स में देखेंगे तो 24% के आसपास का आपका कैगर आता है ऑफ द स्मॉल कैप, और लाइक द माइक्रो कैप का तो उससे भी ज़्यादा ही है. तो इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है, यू डोंट हैव टू लुक फॉर 1 ईयर 2 ईयर, यू हैव टू लुक फॉर लाइक 3 ईयर 5 ईयर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम. ओनली देन यू हैव टू इन्वेस्ट. वैल्यूएशन कम रखिए, ग्रोथ रेट अच्छे रखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए. ऑब्वियसली डेटा इस पर नहीं रहता है, कवरेज नहीं रहती है, दैट इज़ वाई दे आर देयर. लेकिन जो ग्रोथ आता है वो भी यहीं होता है जो सबसे ज़्यादा. तो ठीक है, 95% ऑफ द कंपनीज़ को में आपको थोड़ा सा रहेगा कि ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा. बट लेट्स से आपके 25 कंपनीज़ में अगर आपको 5 कंपनी भी अगर आपकी 100x निकल गई इन ए डेकेड, या मान लीजिए 5 कंपनी ऐसे निकल गई विच बिकम लाइक 10x इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आपका पोर्टफोलियो इज कैन नॉट डबल. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू कैन गो इन. बट अगर आपको ये लगता है कि अगर यू आर गोइंग टू लुक फॉर द
market cap or like the price on a daily basis, then short term investing में micro cap investing को ना ही जोड़ें. उसमें फिर आपके लिए मतलब बेटर है देन यू गो फॉर द लार्ज कैप्स, बिकॉज वहाँ पे जो मूवमेंट्स होते हैं थोड़ा से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कम होते हैं. बट यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो अगर ऊपर जाएगा तो वो 10x हो जाएगा, नीचे आएगा तो हाफ हो जाएगा. तो अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव द स्टमक फॉर इट, देन इट्स नॉट फॉर यू. आपको हमेशा लॉन्ग टर्म ही देखना है उसमें. हाँ, क्योंकि छोटी कंपनियों में तो सिंपल है, हाई रिस्क हाई गेन. राइट, हाई रिस्क हाई गेन. और उसमें से रिस्क को कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने जो मैक्सिमम जो रिस्क आता है वो आता है डेट से आता है. अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट है तो आपको ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो आप आकर के फंसेंगे उसमें. करेक्ट. अब इसमें जैसे अगर हम जैसे ही 300 करोड़ या 100 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम एसएमई की तरफ बढ़ रहे हैं. राइट. करेक्ट. एसएमई में बहुत सारी कंपनियां 30 करोड़ की भी 40 करोड़ की भी होती हैं. हाँ. तो और एसएमई कंपनियों में बहुत ही मैनिपुलेशन भी चलता है. लाइक बात करें तो अभी एसएमई के आईपीओ की तो बहुत ही बाढ़ आ रखी है. तो कई कहानियां हुई थी. एक दिल्ली की एसएमई कंपनी थी जिसमें उसके शोरूम पे 2 बाइक थी जिस पे पब्लिक ने भर भर के पैसा लगाया. ठीक है. इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि लोगों ने बोला है कि इसमें जो बैंकर्स हैं दे आर अवेयर ऑफ इट. दे नो कि वो क्या चीज़ मार्केट में दे आर कैन ब्रिंगिंग. राइट. तो उनको आइडिया है. तो ठीक है. देखिए मैंने ये बोला कि जैसे कि मान लीजिए पीपल आर लुकिंग एट द नेगेटिव साइड. लेट्स से कि हम लोग सत्यम का एग्जांपल लेते हैं. 2008-9 में जो क्राइसिस आई तो सत्यम का ही नाम आया कि भाई सब लोगों को सत्यम याद है कि भाई सत्यम हो गया तो क्या हो गया. तो फॉर एवरी सत्यम देर आर 100 एस्ट्रल्स. मतलब वेल्थ क्रिएटर्स हमारे पास हैं. तो इसी में ठीक है आपके पास आउट ऑफ, मैंने कहा ना कि 25 के 25 मल्टीबैगर नहीं होंगे. 25 में से अगर 5 भी अगर बन गए तो बाकी में क्या हो रहा है कि प्लस माइनस हो रहा है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें जाकर के इन्वेस्ट करिए, बट आपको घबराना भी नहीं चाहिए. नहीं, ये तो सही है. राकेश झुनझुनवाला सर जो अब नहीं रहे, बट अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो कुछ एक शेयर ही ऐसे हैं जिन्होंने उनको मल्टी एक्स रिटर्न दिया है. बिल्कुल. बाकी उनके, अगर मुझे जो पर्सनली लगता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो 60% शेयर ऐसे होंगे जिन्होंने नुकसान ही दिया है. हाँ. राइट है ना. बिल्कुल. तो ये तो आपने बड़ी प्यारी सी बात बोली कि सत्यम एक लोगों को याद रहता है, बट ऐसे 100 शेयर हैं जो 100x बनते हैं. Right. लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. दैट मीन्स द निगेटिविटी को लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं. आप ये देखिए कि अभी इंडिया का जीडीपी इस समय 4 ट्रिलियन के आसपास है. इन द नेक्स्ट 35-40 ईयर्स इट्स गोइंग टू गो 10x फ्रॉम हियर. जैसे कि लास्ट 30 ईयर्स में भी 400 बिलियन से 4 ट्रिलियन हुआ है. तो अगर 30 ईयर्स में क्या प्रॉब्लम नहीं आई है इंडिया में, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइक द ग्लोबल से अगर सिनेरियो से देखें या इंडिया के अपने इंटरनल उसमें देखें, लेकिन ग्रोथ हो रही है. उस ग्रोथ के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो एक अलग ही स्टोरी है, वो एक अलग ही टॉपिक है. बट मेरा ये पॉइंट है कि नेक्स्ट 30 ईयर्स में 40 ईयर्स में अगर ये यहाँ से 10x होने जा रहा है तो उस केस में आप ये सोचिए कि अगर 40 ट्रिलियन की अगर इकनॉमी है तो उसमें आप 36 ट्रिलियन ऐड करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स. तो उस 36 ट्रिलियन में आप ये सोचिए कि 36,000 यूनिकॉर्न्स आएंगी. जस्ट टू कैन गिव यू सम कंटेक्स्ट. तो उस 36,000 यूनिकॉर्न के पीछे हमारा ध्यान होना चाहिए, रादर देन कि कहीं पे एक पर्टिकुलर कंपनी ने कुछ वो कर दिया. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव्स गुड बैड इज एवरीवेयर. राइट. बट आवर फोकस शुड बी, जैसे कि हम लोग यूएस का ही अगर ले लेते हैं कि एनरॉन क्राइसिस हुआ, वर्ल्ड कॉम, बहुत सारी ऐसे वहाँ पे क्राइसिस हुई. बट डिड इट स्टॉप एनवीडिया? NVIDIA is now the biggest wealth creator. Right. Amazon देख लीजिए, Apple देख लीजिए, Microsoft देख लीजिए. So every and मज़े की बात ये है कि at one point of time they all were micro cap. They all got listed at a very fraction of their current valuation. So like few million dollars का ही उनका valuation था. 80s में जब आपकी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जब आपकी लिस्ट हुई है, या एनवीडिया आपकी लिस्ट हुई है 99 में, तो वेरी 10 मिलियन 100 मिलियन डॉलर की ही मार्केट कैप रही हुई है. आज देख लीजिए उनका 3.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन, इतना बड़ा एक आपका 1000x के आसपास का वहाँ पे आया है परफॉर्मेंस. तो हमारा ध्यान उस पर है. हम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करते. हमारा ध्यान रहता है कि पॉजिटिव में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 40 ट्रिलियन. तो हमें इस पे फोकस करना है कि इसमें से कौन सी कंपनीज हैं जो कि परफॉर्म करने जा रही हैं, उस पर हमारा फोकस है. हमारा जो नेगेटिव पार्ट है हम उस पर हमें फोकस करने का कोई वी डोंट हैव एनी एडवांटेज. मैं आपको इसमें एक बहुत ही प्यारा सा एक उनका स्टेटमेंट है जेफ बेजोस का. ही सेड कि आवर कंपटीटर इज नॉट गोइंग टू राइट अस अ चेक, सो वी आर नॉट फोकस ऑन दैट. वी आर फोकस ऑन द कस्टमर. जो कस्टमर हमको पैसा देगा, हम उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको कितना फास्ट उसको हम सर्विस दे सकते हैं. इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर वी आर इन द बिजनेस. सो हम लोग क्या करते हैं कि दे आर फोकस ऑन ए वेरी वेरी मतलब
डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसी तरीके से हमारा ये है कि हम पॉजिटिव चीज़ों पे हमारा ध्यान है, नेगेटिव पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। ग्रेट। अब जैसे मार्केट गिर रहा है और देखा जाए तो रिटेलर हमेशा ही गिरावट में डरने लगते हैं, कहानी होती है। एक फंड मैनेजर की भी पोजीशन कहीं ना कहीं बनी रहती है लेवल पे, या वो तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी रहते हैं कि कौन सा शेयर अंडर वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो किस तरीके से रिटेलर को यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो क्या एक प्रोसेस चलता है जब मार्केट इस तरीके से क्रैश होता है, तो एक फंड मैनेजर के मन में क्या चलता है? तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए होगा। अगर मैं बोलूँ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं इस टाइप का इन्वेस्टर था जो आज मैं हूँ, तो वो बिल्कुल गलत होगा। सो हम लोग या कोई भी फंड मैनेजर है या कोई भी मार्केट का अगर सीनियर लेवल का अगर कोई पार्टिसिपेंट है, तो उसने अपने शेयर के अपना जो हम लोग बोलते हैं कि यू हैव टू पे योर ड्यूज बेसिकली। सो वो चीज़ वो प्रोसेस सबका गया है। तो इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब परफेक्ट हो गया है। एवरी डे इवन वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा रहेगा। बट अगर इसमें अगर आपको अगर नटशेल में समझना है तो बफेट जी ने बहुत बढ़िया एक वो दिया हुआ है इसका, कि अगर आप कोई फॉर्म खरीदते हैं तो क्या आप उसको डेली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या आप उसको डेली प्राइस देख रहे हैं? नहीं। तो वो आपने लिया हुआ है, 10 साल के बाद आपने देखा कि क्या हुआ। आपने अगर कोई अगर हाउस लिया हुआ है या कोई आपने शॉप ली हुई है या कुछ भी आपने कोई रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो यू आर नॉट लुकिंग एट द प्राइस ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेस बिल्कुल ना ही उसका ट्रेडिंग में इतना ईजी है, क्योंकि यू हैव देयर इज लाइक ए फ्रिक्शन कॉस्ट बोथ वाइल व्हेन परचेजिंग एंड वाइल सेलिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी मिल गई है, ये अच्छी भी है और ये ख़राब भी है। क्योंकि अच्छी इसलिए है कि भाई आज सबके पास एक ऐप में एक आया हुआ है कि यू कैन बाय एंड यू कैन सेल। ख़राब इसलिए है कि बहुत ही फास्ट दे आर एबल टू कैन नॉट डू इट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि जो वेल्थ क्रिएट होनी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होनी है। वो 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में ही होनी है। कि आज अब मैंने अगर कोई स्टॉक खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक ओवरनाइट डबल हो जाएगा। उसको वो तो टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई कंपनी डबल हो भी गई और उसका पोटेंशियल था 100x होना, तो 100x होने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ, ये होना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वरना पता चला कि 10 ईयर्स के बाद वो कंपनी रही ही नहीं और आपने यू वर जस्ट काइंड ऑफ मतलब स्लीपिंग ऑन इट। तो वो उसके लिए ही पूरी मतलब एजुकेशन है। इट्स अ फील्ड बेसिकली। सो यू हैव टू काइंड ऑफ डिवोट सम मुझे तो खुद लगता है कि ये जो मोबाइल ऐप है एक नज़र से अच्छा है, बट दूसरी नज़र से ये जो डेली बेसिस पे देखने की आदत है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग मोबाइल एडिक्टिव होते जा रहे हैं ना। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे निगेटिविटी फैलती है तो लोग वहाँ पर वो पैनिक में आकर अपने सौदे को कट कर देते हैं। तो अभी मार्केट जो इतना गिरा हुआ है ऊपर से, 2025 हमारे सामने खड़ा हुआ है, एज अ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या नज़रिया लगता है 2025? तो अगर एक साल की अगर बात करें तो वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे रहे हैं। बट क्या पैसा नहीं बनेगा इस साल? ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा बनेगा इस साल भी। बनेगा अच्छी कंपनीज में आप होगा, ठीक है। क्लॉक वर्क करके नहीं होगा कि 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, बट ओवर दिस ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टाइम फ्रेम लेंगे तो यहाँ से पैसा डबल होने का चांस पूरा है। क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज द ग्रोथ बीकन राइट नाउ टू द एंटायर वर्ल्ड। सो इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन ए वेरी लकी सिचुएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ठीक है 10%, 20% का आपका ड्रॉप आया हुआ है, ये सब चलता रहेगा। और इससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि जो आपने बताया कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, दे वर जस्ट गोइंग कीप ऑन गोइंग अप, तो वो भी एक प्रेशर बना रहे थे। तो अगर बीच बीच में अगर इस तरीके के बबल अगर बर्स्ट होते रहें तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं हमारे ऐसे लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज वी आर एबल टू सी कि ठीक है किस कंपनी में कितनी कितनी मतलब गिरावट आ रही है, कौन सा कंपनी इज बेसिकली रॉक सॉलिड राइट नाउ इवन एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो हम इसको 10%, 20% को तो हम करेक्शन मानते भी नहीं है एक्चुअली। ओके। तो इसलिए अगर इसमें आप अगर डेली देखेंगे, यू आर सीइंग सम रेड एंड ऑल एंड देन यू आर काइंड ऑफ बीइंग स्केर्ड। तो बेसिकली यू नीड बिहेवियरल फाइनेंस ट्रेनिंग। बिहेवियरल फाइनेंस यही बोलता है कि आपने एक साल के लिए उसको देखना भी नहीं है। आपने खरीद लिया, अच्छी कंपनीज खरीद ली और आप यू आर एक्ट एज ए बिजनेस पार्टनर विद दैट पर्टिकुलर कंपनी, रेदर देन कि यू आर जस्ट थिंकिंग कि भाई ठीक है मैं तो शॉर्ट टर्म ही करना है। तो शॉर्ट टर्म में तो क्या है कि कभी आप सही होंगे, कभी गलत होंगे, बट ऑलवेज थिंक कि who is against you on the opposite side of the trade. Basically you are beating or you are competing with the AIs of the world. अभी तक तो आपका सुपर कंप्यूटर था, बट अब तो AIs आ जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी है मार्केट में।
तो अब उसमें फिर क्या हो जाएगा कि बॉट के साथ कैसे कोई वो तो जब आप सो रहे हैं, इवन देन ऑल्सो इट्स कैन नॉट ट्रेडिंग इन द यूएस मार्केट या कहीं भी, मतलब आपकी जो भी मार्केट्स हैं बाहर उसकी वर्ल्ड की, तो कैसे compete करेंगे आप? तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी फिर क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आपने 100 करोड़ पे अगर आपने भी कोई कंपनी स्पॉट कर ली है और एआई ने भी स्पॉट कर ली है, तो उसको भी वेट करना है, वेट फॉर 3 इयर्स, और आपको भी करना है। तो जहाँ पे वेट आ गया वहाँ पे एआई का जो एज था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, करेक्ट करेक्ट। तो अब आपका फिर टेम्परामेंट का जो एज रहेगा, ह्यूमन वाला जो पार्ट है वो उसमें हो जाएगा एड ऑन। तो इसलिए ह्यूमंस की हमेशा इन्वेस्टमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उतना अगर फास्ट, अगर स्पीड नहीं है तो एआई भी खरीद रहा है, एक ह्यूमन भी खरीद रहा है, और उसको भी करना है ग्रो, इसको भी करना है ग्रो कंपनी को, तभी तभी उसमें आएगा पैसा। तो जो वैल्यूशन तो हो नहीं जाएगा मेरे और एआई की खरीदने से, तो वैल्यूशन बढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो वैल्यूशन बढ़ेगा जब उसका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, तब उसको एक आपका आपका जो भी वैल्यूशन बैंड इंक्रीज होना है या जो उसका प्राइस या मार्केट कैप इंक्रीज होना, तब होगा वो तो वहाँ पे जा करके। तो उसमें हमारा और एआई का फिर क्या इनपुट रह गया? तो जो एज था स्पीड का वो वहाँ पे चला गया एआई का। तो ये है इस तरीके से। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, क्योंकि नाउ जब मैं कहीं पे हम लोग गए तो पीपल आस्क कि क्या होने वाला है, एआई इज कमिंग एंड ऑल दैट। सो आई टेल देम कि एटलीस्ट इन द इन्वेस्टमेंट साइड, इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइड, आपको बिकॉज सुपर कंप्यूटर्स ऑलरेडी थे इन द लास्ट 30-40 ईयर्स इन द यूएस, या मान ली 30 ईयर्स या 20 ईयर्स से तो सुपर कंप्यूटिंग वहाँ पे तो वहाँ तो मतलब स्टार्ट ही है। अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में यू कांट बीट देम, बट लॉन्ग टर्म में यू हैव एन एज। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। ओके, जैसे कि जब भी कोई स्टॉक पिक होता है, चाहे बड़े बड़े प्लेयर लें या फंड मैनेजर लें या रिटेल भाई लें, गलत हर इंसान होता है, क्योंकि नथिंग इज़ 100%। तो क्या एक पैरामीटर होता है जिस पैरामीटर पर कोई फंड मैनेजर या कोई बिग इन्वेस्टर एग्जिट करता है उस शेयर से? लिया है इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस से, सब कुछ सही, सारे पैरामीटर सही, बट कुछ तो चीज़ें ऐसी गलत होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइक इतने % पे एग्जिट होता है या कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाते हैं? हाँ, तो ये बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा कि आप चक्रव्यूह में एंटर तो कर गए, चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे? पहला चक्रव्यूह में तो आप कर गए, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो इसमें मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि जब भी आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी ओरिजिनल थीसिस गलत थी, सो दैट इज़ द फर्स्ट अलार्म। ओके। कि आपकी ओरिजिनल थीसिस से कंपनी अब कहीं और जा रही है, उन्होंने ज़्यादा डेट ले लिया या उन्होंने ज़्यादा प्लेजिंग कर दी अपने शेयर्स की, या जिस लेवल पर उन्होंने कमिटमेंट कर रहे थे लास्ट 3 साल से वो पूरे नहीं हो रहे हैं। सो देन दैट्स ए प्लेस वेयर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। बट ओवर द नाइट भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द माइक्रो कैप रेंज बेसिकली ऑफ 100 करोड़ टू 3000 CR, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई पेरेंट कंपनी नहीं होती है इनकी, कोई ग्रुप कंपनी नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, और यहीं पे आपको पैसा कमाने का मौका भी मतलब आपको आएगा। अगर कोई पेरेंट कंपनी होगी तो वो उस वैल्यूएशन पे कभी लाएगी भी नहीं आईपीओ, वो लाएगी फिर एट ए वैल्यूएशन ऑफ 10,000 CR, राइट। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो ठीक है, हमें उसको बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए ऑन ए लाइक ए 30 में, ऑन ए लाइक ए हमने थोड़ा सा उसमें देखा कि लाइक फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर का हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसको। तो ये होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि मैं कैसे करता हूँ, इसमें देखिए, एज ए फंड मैनेजर मेरा ये रहता है कि माई फोकस इज ऑलवेज ऑन द कंपनीज विच आर गोइंग टू गो फ्रॉम 300 टू 3000 टू 30,000। मेरा इस पे ही फोकस है। तो मेरा क्या रहता है कि हर साल जो टॉप 60% जो कंपनीज रहेंगी बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, उसी में ही एडिशनल कैपिटल जाएगा। ओके। और जो बॉटम 40% है उसको हम निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको सेकंड चांस दे रहे हैं, अगले साल भी चांस दे रहे हैं। रीजन क्या होता है कि जैसे ही आपने सेल किया तो एक होता है बायर्स रिमोर्स वेयर यू बॉट ए रॉन्ग शेयर, एक होता है सेलर्स रिमोर्स कि आपने ये 40% में देखा, आपने कहा कि एक साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपने सेल कर दिया। 2 साल के अंदर में वो स्टॉक चला गया 10x। ओके। क्योंकि वो माइक्रो कैप रेंज में था, उसमें कुछ कैपेक्स का कोई रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा, आपस में कोई आदमी में मैनेजमेंट में कुछ वो रहे होंगे, फ्लॉज रहे होंगे, या जो भी उनका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा था, या कुछ भी प्रॉब्लम आया हुआ था प्लांट में या कुछ भी, लेट्स से, और आपको उसको 2 साल का मौका देना पड़ेगा। अनलेस देयर इज ए फ्रॉड हैपेंस इन द कंपनी, देन ऑब्वियसली यू हैव
टू काइंड ऑफ जस्ट कि फिर तो उसमें कोई पैसा कमाने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उस तरीके का पैसे का कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज़ लाइक जस्ट लाइक वन टाइम मनी, उसमें कोई इट्स नॉट ए कंसिस्टेंट मनी बेसिकली, राइट। तो ये मेरा वो रहता है कि हमें सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये देखते जाना है। तो क्या होता है कि वो जो मल्टी बैगर्स होंगे दे विल बी एबल टू, वी उसमें वी आर एडिंग ऑन इट, और जो ये वाले स्टॉक्स हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं दे आर बेसिकली काइंड ऑफ गोइंग डाउन, लेट्स से। तो वो उनका जो परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो का था वो वैसे ही डाइल्यूट होता जा रहा है। Okay. मान लीजिए हमने लगाए थे 20 स्टॉक लगाए थे और वो 100% हमने दिया था उसमें, तो 20 × 5 तो 5% का पर स्टॉक उसमें आपका एक वो है, उसमें परसेंटेज है पर स्टॉक। तो अगर मान लीजिए वो स्टॉक आधा हो जाता है तो वो हो गया 2.5% हो गया, और मान लीजिए हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है डबल हो जाता है, लेट्स से मार्केट्स आर गुड एंड इन 2 years आवर पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ डबल। तो उसमें क्या हुआ, तो जो बढ़ते हुए स्टॉक में थे हमने उसमें और लगा दिया, प्लस वो खुद भी डबल हो गए, तो इसका जो एलोकेशन हो गया ये 2.5 का हो गया 1.25, और हमने उसमें कोई एडिशनल कैपिटल दिया नहीं था तो वो हो गया 0.75। तो 0.75% के अगर मान लीजिए हमारे पास 5 स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो इट इज़ ओनली कितना हो गया, वो 7.5% हो गया हमारे उसका। तो 5% का, तो 5-10% का तो हमारा कैश पोजीशन रहता है हमेशा। तो अगर वो पड़ा भी हुआ तो हमें कोई, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट्स वाई, और आपकी वो जो एनर्जी था वो इट्स नॉट सकिंग इट डाउन, बिकॉज यू आर ऑलवेज वॉचिंग ऑन फोकस ऑन दोज 4 स्टॉक्स। ओके, वी आर फोकस ऑन द स्टॉक्स जो ये टॉप 60% में है एंड दे आर गोइंग टू ग्रो फ्रॉम 300 to 3000। हमारा पूरा ध्यान वहाँ लगा हुआ है। तो पॉजिटिव एनर्जी कहने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है इट इंक्रीजेज, और अगर जब व्हेन यू आर सीइंग द नेगेटिव साइड ऑफ द पोर्टफोलियो देन इट्स काइंड ऑफ डिक्रीजिंग, जबकि वो खुद डाइल्यूट करता जा रहा था अपने आप को। ओके, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा कोई उसमें मतलब लॉस वैसे भी नहीं हुआ हमारा। ठीक है, कुछ पोजीशन तो आपके मैंने पहले ही बोल दिया है कि नॉट ऑल द स्टॉक्स वी आर गोइंग टू बी मल्टी बैगर। इसका एक और तरीका है देखने का कि लेट्स से हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, जस्ट फॉर आवर ईज ऑफ कैलकुलेशन, एंड 10% का हमारा उसमें इक्वल होल्डिंग है। अगर एक स्टॉक अगर 10x हो जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो बिकम डबल। दिस इज ए सिंपल मैथ्स। तो हमें 9 स्टॉक्स में क्या हुआ वो अभी हमने बात भी नहीं किया है, सिर्फ हमारे एक स्टॉक ने ही सारा काम कर दिया। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100x, वी आर टॉकिंग अबाउट 10x इन द 3 year पीरियड। करेक्ट। हमारा पोर्टफोलियो डबल हो चुका है। सो दैट्स द बेसिक मैथ्स जो हम फॉलो करते हैं। तो ये 9 में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं है, और हमारा प्रोसेस जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है। सो ऐसा नहीं हो रहा है कि इट्स गोइंग, बिकॉज दिस बिजनेस इज मोर लाइक एन ओल्ड वाइन बिजनेस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है यू आर एबल टू सी कि अरे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसमें आएगा, ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, या ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, इस पर्टिकुलर स्किल सेट में, या ये इसकी ये अगर रेशियोज रहे हैं या इसके वैल्यूएशन बहुत हाई है तो यहाँ पे हम आगे जा कर के हमको ये आएगी प्रॉब्लम। तो वी कैन जस्ट मतलब सी वेरी वेरी ईजिली। सो परफॉर्मेंस आपके जो सक्सेस रेट होता है जो मेरा 25 साल पहले 20 साल पहले था वो अब इम्प्रूव ही होता जा रहा है, एंड इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। एंड हम कहाँ पे देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट ए वेरी हाई रिस्क जोन बेसिकली। 1000 करोड़ इज़ नॉट फॉर लाइक द फेंट ऑफ हार्ट बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि वेयर ईगल्स फ्लाई बोलते हैं इसको, कि वी आर फ्लाइंग वेयर ईगल्स डेयर टू फ्लाई। तो वहाँ पे हम बेसिकली बैठे हुए हैं। और अगर ओशन के टर्म में बात करें तो वी आर राइट ऑन द सी फ्लोर बेसिकली। वहाँ से हम जेम्स निकाल के हम जो है वहाँ से लेके आ रहे हैं, बट वहाँ तक पहुँचना और जो प्रेशर होता है इट्स टू मच। सो इट टेक्स एक्सपीरियंस। पहले आप लार्ज कैप से स्टार्ट करिए, फिर मिड कैप पे आइए, फिर स्मॉल कैप पे, देन आपका माइक्रो, देन नैनो, एंड देन टू ऑल दीज कंपनीज। सो यहाँ से फिर, और मैं ये बोलूँगा कि फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर जिनका फर्स्ट टाइम है, या जैसे आपका क्वेश्चन था उनको क्या करना चाहिए, तो उनको जो एक रेगुलर जो कंपनीज वो देख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ पे जाके दे कैन सी द रियल फुटफॉल कि क्या हो रहा है, क्या उनकी ब्रांड इमेज चल रही है, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ गोइंग ऑन। So you can just watch basically, and in your own house, in your own office, you can see tens of companies basically. So उसमें आप इन्वेस्ट करिए, बट हैव सम फेथ कि इफ़ यू आर यूजिंग इट, इसका मतलब है कि 1 लाख लोग और भी उसको इस्तेमाल को क्या नाम है वहाँ पे उसका डेली यूज़ हो रहा है, तो उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका धीरे धीरे यू कैन ऑफ सी। तो उस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो यू विल नॉट पैनिक। तो पैनिक मोड वही आपको सेव करना है। इंडिया में अगर कोई चीज़ अगर हर्ट करेगी तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है विद ए बेसिक नॉलेज तो यू आर गोइंग टू डू वेल। बट यहाँ पे रिटेलर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, सारी ब्रोकिंग फर्म के एनालिस्ट के साइड से अपर साइड के बिग टारगेट आने लगते हैं, स्टॉक के टारगेट आने लगते हैं। अब रिटेलर उस फोमो के शिकार में कि अरे सब 1 by 1 बिग टारगेट दे रहे हैं,
तो सब उनके पीछे जाते हैं। फिर मार्केट जैसे एग्जांपल के लिए अभी गिरने लग गया तो अब एकदम बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, 1 ही 2 महीने में इतने रिवर्स हो जाते हैं कि बेचारे ट्रेडर समझ ही नहीं पाते, हम सुने तो इन्होंने ऊपर बताया था और यही नीचे बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है रिटेलर इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको फाइनेंशियल्स को पढ़ना आना चाहिए। आपको 3 इयर्स 5 इयर्स लास्ट 5 इयर्स का उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, उसको स्टडी करना आना चाहिए। देखना चाहिए कि सेल्स में अगर इस रेंज में अगर आप एक माइक्रो कैप की बात कर रहे हैं, लेट्स से मार्केट कैप है 300 करोड़ और एस्ट्रल वाज ग्रोइंग एट ए 100% रेट लाइक 14 ईयर्स अगो, और आज दे आर कैन ग्रोइंग एट ए 25% रेट, तो यू हैव टू सी कि इट्स अ डिक्लाइनिंग बेसिकली कैन जर्नी। तो अगर यहीं पे ही डिक्लाइन कर गया है, वो शुरू में ही डिक्लाइनिंग हो गया उसका, तो आप देख लीजिए कि उसको उस कंपनी में कोई बहुत लॉन्ग टर्म मोड नहीं है। मेरा तो बस यही है कि वी आर लुकिंग फॉर द क्रेम डे ला क्रेम, मतलब 1500 में पहले मैं जो स्टेज 1 होता है उसमें आई फिल्टर आउट 90% ऑफ द कंपनीज जिसमें वैल्यूएशन बहुत हाई था, ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी, डेट बहुत हाई था, या कोई मुझे लगा कि कोई प्लेजिंग इशू है या कोई कुछ भी ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसको मैंने बाहर कर दिया। अब जो टॉप 10% कंपनीज बची, जो 150 कंपनी है, उसमें से हमने निकाला सिंगल डाउन करके ऑन लगे 1-to-1 कंपनी की कैसे इसमें आ रहा है, क्या क्या इसका प्रोडक्ट लाइन है, क्या मैनेजमेंट कर रहा है, क्या एनुअल रिपोर्ट्स में प्रॉमिस किया था 10 ईयर्स अगो 5 ईयर्स अगो, और आज कहाँ पे हैं वो लोग। तो उस तरीके से हम उसको जज करते करते या उसको समझते हुए हम, और एंड स्टेइंग इन आवर ओन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, उसमें उससे बाहर नहीं गए कहीं पे भी। उससे हमने 15 कंपनीज निकाली। तो उस 15 कंपनीज में हमारा कन्विक्शन लेवल बहुत हाई है, बट वी आर लुकिंग एट ए टॉप 15 आउट ऑफ 1500, तो दैट इज लाइक द 1%। तो 99% को हमने वहाँ से वी हैव रिमूव्ड इट। सो इस इतनी स्टडी के बाद, इतने प्रोसेस के बाद, इतने ट्रैक रिकॉर्ड के बाद, देन वी आर एबल टू कैन ऑफ क्रिएट सम अल्फा फॉर द इन्वेस्टर्स। सो ये है, तो वो जर्नी जो है वो इट टेक्स टाइम, यू कांट बिकम सचिन तेंदुलकर इन ए डे। राइट। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ अगर हम लोग निकालें, अभी मार्केट में भी गिरावट है, 12% मार्केट गिर गया है, सामने में भी बजट है जहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि जैसे अब मतलब मैं अपनी बात अगर आपके साथ रखूँ तो, कि पिछले के स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में हम बात कर लें तो एज एन इन्वेस्टर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में कैपेक्स हुआ है वो सेक्टर चला है और उस सेक्टर के शेयर ने रिटर्न लोगों को दिया है। जबकि अगर हम मोदी गवर्नमेंट से पहले चले जाएं तो सेक्टर स्पेसिफिक इतनी अच्छी रिटर्न या मूवमेंट देखने को नहीं मिलती थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब बजट सामने खड़ा है, मार्केट में गिरावट हुई है, तो अगेन मुझे लगता है कि और लास्ट बजट में भी उतना कैपेक्स नहीं हुआ था जो कैपेक्स घटा है, जो उम्मीद है कि होने वाला है। तो एज पर दैट आपको क्या लगता है कि इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है, या कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आपके रडार पे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, लाइक जो बजट से भी कनेक्टेड हो, जिसको कहते हैं ना कि सारे डॉट एक साथ आके कभी कभी जुड़ जाते हैं, तो वो डॉट कनेक्शन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? देखिए, मैं सेक्टर एग्नोस्टिक रहा हूँ शुरू से ही। मेरा क्या रहता है कि जो फ्रेमवर्क से ही मैं क्रेम डेला क्रेम कंपनीज फ्रॉम द टॉप आई ट्राई टू कैन फाइंड आउट। तो मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बोले कि ये इंटरेस्ट है तो एज सच नहीं है, बट और ना ही हम बहुत ज़्यादा बजट फोकस होके हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही लॉन्ग टर्म, हमारा 5 ईयर 10 ईयर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम रहता है। तो उसमें इस साल का बजट का अगले साल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस वी आर लुकिंग एट ए वेरी हाई ग्रोथ काइंड ऑफ सेगमेंट। जो माइक्रो कैप आपका 100 करोड़ या मान लीजिए 1000 करोड़ की जो कंपनी है, इट हैज़ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी सेक्टर बेसिकली। तो उससे हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फोकस है मोर ऑन द कंपनी स्पेसिफिक। ये आपका पॉइंट अच्छा है, क्योंकि वो छोटी कंपनी है तो चाहे किसी भी सेक्टर में उनको जाना तो आगे ही है, आगे ही है, तभी वो हमारे टॉप 1% में आ रही हैं। राइट। तो वो ऑलरेडी हाई ग्रोथ दिखा रही हैं। हमें अगर कोई बोले कि बजट में ये पर्टिकुलर इसको आएगा, फ़ायदा आएगा, बट मुझे उस कंपनी में या उस सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनीज नहीं दिख रही हैं, तो मेरे को सेलेक्ट करने में उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि एक ऑलरेडी ऐसे मान लीजिए फार्मा है, फार्मा मतलब इंडिया हैज़ बिकम द फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली, जो बोला जा रहा है कि मतलब फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल फार्मा हब, ग्लोबल फार्मा हब आपका हो गया है ये। हाँ। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये देखना है कि भाई ठीक है, जो हमारे कंसिस्टेंट सेक्टर्स चले आ रहे हैं ओवर द लास्ट मतलब डेकेड बोल लेंगे या 2 डेकेड्स बोल लीजिए, तो उसमें गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है या बजट स्पेसिफिक नहीं है। उसमें ये है कि भाई आप ये देखिए कि इस समय इंडियंस को चाहिए क्या, इस समय इंडिया के लोगों को
रोटी कपड़ा मकान तो ये तो हो ही चुका है, ये तो मेन, ये तो चले आ रहे हैं, 40-50 साल से चले आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, राइट। आपको अगर अगर हम वैसे देखेंगे फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज परस्पेक्टिव, तो हमें रिन्यूएबल में आना पड़ेगा, तो आपकी सोलर कंपनीज हो गई। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि कहाँ पे ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, और वो हम जब हम स्क्रीन करते हैं तो हमें वो क्रेम डेला क्रेम से हमें वो वैसे भी आ ही जाती हैं कंपनीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे भी वो अगर सेक्टर की अगर टेलविंड आ रही होगी तो वो उसकी ग्रोथ रेट में दिखाई दे रही होगी। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं rather देन गोइंग फ्रॉम द बजट पॉइंट ऑफ व्यू या ईयर टू ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि फिर हमें लॉन्ग टर्म हमें देखना है कि 10 साल के आगे कौन सी कंपनी चलने वाली है या 5 साल के बाद कौन सी कंपनी चलने वाली है, बिकॉज वी आर मोर ऑफ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी वो वाली स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। अगर हम जस्ट अगर 1 साल के उस पर देख रहे हैं या हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देख रहे हैं, करेक्ट। तो उसमें मैंने ये देखा है कि अगर कोई भी कंपनी है जो एक इंडियन कंज्यूमर के साथ जुड़ी हुई है, जैसे अगर एस्ट्रल पाइप पे ही आ जाते हैं, तो एस्ट्रल पाइप आपने देखा होगा कि ये आपके घरों में जा रहा है, तो ठीक है, डायरेक्टली ये रियल एस्टेट प्ले नहीं है, बट मोर लाइक ए क्वाजाई रियल एस्टेट प्ले हो गया। और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले तो इंडिया का है ही। अगर अभी हम यूएस का भी देखें, वहाँ पे ट्रम्प साहब आए हैं, तो दे हैव सेड कि वी आर गोइंग टू कैन इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका पूरा ग्लोबल प्ले है, लेकिन उसमें क्या सीमेंट कंपनीज उस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है में ही हमें जाना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पेरिफेरी में इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, राइट। तो हमें हमें इसमें भी देखना होगा कि जैसे अभी आपका प्लाईवुड की कोई कंपनी हो गई, तो यार इंडिया में ह्यूज ग्रोथ है इस पर्टिकुलर एरिया में, या आपका लग्जरी सेगमेंट आ रहा है अब इंडिया में, तो जो लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी इज काइंड ऑफ इम्प्रूविंग। सो वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल दोज पार्ट्स बेसिकली, मतलब ऑल दोज एंगल्स एज वेल, नॉट जस्ट कि जो कि मतलब चलता आया है लास्ट 5 ईयर्स 20 ईयर्स पीरियड में। हमें उससे हट करके ये देखना होगा कि कहाँ जा रहा है मार्केट, वेदर मतलब कि कहाँ पे था एंड वर्सेस कहाँ है और कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, तो उसको देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई अच्छी कंपनी है विच इज़ ग्रोइंग एट ए डिसेंट रेट एंड काइंड ऑफ कमिंग अप विद ए सोल्यूशन विच द इंडियंस नीड, तो वहाँ पे ग्रोथ आपकी होनी ही होनी है उस पर्टिकुलर सेक्टर। और इसमें क्या है कि अगर मैनेजमेंट बढ़िया है और उनकी एक इंटेंट है टू क्रिएट शेयर होल्डर्स के लिए उनको वैल्यू क्रिएट करने का, अगर उनका अंदर से एक है जज्बा है, तो आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर या एज ए फंड इन्वेस्टर आपको वहाँ पे वैल्यू ऐड आपके आपके फंड में होगा। तो इस तरीके से धीमे धीमे हम लोग जो है वी ट्राई टू फाइंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज। तो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे फंडामेंटल देखना हुआ, तो क्या आप लोग कंपनी भी विजिट करते हैं, कंपनी वालों से, प्रमोटर से मीटिंग होती है? हाँ, तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने आपको बताया कि मैंने टाटा मोटर्स में काम किया हुआ है, सो आई हैव सीन द टाटा ग्रुप फ्रॉम इनसाइड। मैंने फोर्ड मोटर्स में यूएस में काम किया हुआ है, ईटन कॉर्पोरेशन में काम किया है, मैंने बैंकिंग में, हेज फंड इंडस्ट्री में, वॉल स्ट्रीट पे, दलाल स्ट्रीट पे, मैंने कई सारे मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करके एक फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया है। तो उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन करने की कोई एज पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर करना है तो कर सकते हैं, और बट वो कोई रिक्वायरमेंट मैंडेट में हमारे नहीं आता है कि हमें वो जाके मतलब हमें जाके मतलब उनको विजिट करना ही करना है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ जो भी है वो हम फाइनेंशियल से ही उसको देखना चाहते हैं कि क्या ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे हैं, या दे आर काइंड ऑफ इम्प्रूविंग। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है। जो प्लान विजिट रहा, ये रहा, वो सब चीज़ हम लोग जो है वी कैन ऑफ सी फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑल्सो, फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑल्सो, एंड प्लस हमारा एक अपना एक परसेप्शन तो है ही, वी हैव द सिक्स सेंस बेसिकली टू सी कि वेदर क्या हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, तो उतना तो है। प्लस द फाइनेंशियल्स जो आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने उसको में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो वी आर नॉट सीइंग फर्दर। ठीक है, हम लोग उसको डेली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस और ऑन ए ईयरली बेसिस तो हम उसको देख ही रहे हैं कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे जा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट बोल रहा है। तो इस पे तो हमारी पूरी निगाह रहती ही है। आपने जैसे स्टार्ट में वॉरेन बफेट सर के बारे में बताया था कि उनकी जर्नी रीड की थी, तो कोई ऐसी एक दो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हों, जो रिटेल इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए, जो भी मतलब आपको लगे बताने वाली हो? तो ही इज़ ए लेजेंड, उनके बारे में जितना भी बोलें कम है। तो बेसिकली किसी भी इन्वेस्टर को अगर पढ़ना है उनके बारे में, तो उनके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द, प्लस उनके जो खुद के जो एसेज हैं जो जो उन्होंने लिखे हैं लेटर्स में, उसको वन कैन रीड एनी टाइम। तो उसमें यही है कि ही हैज़ शेयर्ड इन ए वेरी लाइक पीपल हैव आस्क्ड हिम कि आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, बेसिक मिस्टेक्स क्या रही हैं, लेट्स से फ्रॉम दैट एंगल।
तो उन्होंने पहली बात तो ही इज़ अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, ही सेड कि हाउ मच टाइम डू यू हैव, बिकॉज इतनी सारी मिस्टेक, मतलब ही ऑब्वियसली ही इज़ जस्ट मेकिंग इट अप बिकॉज मिस्टेक्स उनकी बहुत कम है, बट लेट्स से मतलब उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक उन्होंने एक शू कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और वो पूरा का पूरा कैपिटल ही उनका जो है इट वॉज कैन ऑफ वाइप्ड आउट बेसिकली। Okay. तो उसमें उनको समझ में आया कि भाई कमोडिटी बिजनेस में हमको नहीं जाना है। फिर उनको इससे उनको कुछ लर्निंग्स मिली। फिर एक उनकी एक कंपनी है सीज कैंडी, जो आज भी उनकी एक होल्डिंग में है। अब तो वो दे कैन ऑफ ओन द कंपनी इटसेल्फ, इट्स अ पार्ट ऑफ द बर्कशायर हाथवे, नॉट एज ए स्टॉक बट एज ए इंटायर कंपनी। सो सीज कैंडी में उनका एक काफ़ी एक वो था कि चार्ली मंगर ने उनको सजेस्ट किया था टू काइंड ऑफ, इनका वेस्ट कोस्ट में काफ़ी इनका एक ब्रांड नेम है एंड दे हैव ए शेयर ऑफ माइंड बेसिकली। सो उससे उनको ये समझ में आया था कि इस तरीके की जो बिज़नेस होते हैं दे बॉट इट अराउंड 72-73 में उन्होंने उसको उसको किया था एक्वायर। एंड in 1987 they acquired they started acquiring shares in कोका कोला। तो जो लर्निंग थी उनकी सीज कैंडी से, when they saw कि इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा कैपेक्स नहीं करना है, बट एक आपको एक हेल्दी अर्निंग आ रही है, इट्स ए कैश फ्लो वहाँ से जनरेट होता चला जा रहा है। सो वो जो लर्निंग थी उससे उनको दे गॉट द विजन टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक कोका कोला विच दे स्टिल होल्ड। सो ये बेसिकली इट्स ए कंटिन्यूइंग बिजनेस। आपकी जो लर्निंग होती है, पहले वो सीज कैंडी में दे वेर काइंड ऑफ बार्गेनिंग। सो उनका जो एक इंसिडेंस है कि दे सेड कि अगर वो 10 सेंट्स भी प्लस माइनस होता जो वो ऑफर कर रहे थे बफेट, और अगर ओनर ने अगर मना कर दिया होता तो वो डील वाज ऑफ बेसिकली। Okay. और उस चीज़ से उनको जो फ्यूचर लर्निंग मिली टू इन्वेस्ट इन कोका कोला वो शायद नहीं हो पाता, या जो फाइनली जो जिस ट्रैक पे वो आए उसमें उनको काफ़ी टाइम लगा होता। Basically, they were initially like more like a net kind of Graham investor. Buffett came from the Columbia School, and उनका thought process बहुत ही मतलब different था। In the initially he was very focused on the price what he is giving on only on the valuation part, whereas Charlie Munger introduced him to the Phil Fisher thought of Western Coast kind of a investment where they were looking on the VC model or like the growth model. And so Buffett is Buffett because he was able to combine the kind of the valuation side from the Graham and the growth side from the Phil Fisher. And then he was able to invest in companies like Coca-Cola. But वो जो सीज कैंडी वाला जो इन्वेस्टमेंट था that was an eye opener for them. सो बेसिकली जो भी आपकी कंपनीज रहती हैं पोर्टफोलियो, उससे भी आपको लर्निंग मिलती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स से किसी ने समवन हैड ए बैड एक्सपीरियंस सो फार इन द इन्वेस्टमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें देखिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि आप फर्स्ट डे वन पे ही आपको स्पॉट कर लेनी चाहिए थी कि क्या प्लेजिंग ज़्यादा था, क्या डेट ज़्यादा था, क्या ग्रोथ रेट कम थी, क्या वैल्यूएशन बहुत हाई था। तो वो चीज़ आपको एवरी स्टॉक बेसिकली टीचेज यू समथिंग। सो ये मुझे बफेट जी से ये सीखने को मिला कि आपके पॉजिटिव स्टॉक से आपको सीखने को मिल रहा है, नेगेटिव स्टॉक से भी आपको सीखने को मिल रहा है कि कमोडिटी स्टॉक में नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और अगर किसी अच्छी कंपनी में करना है तो अगर हायर वैल्यूएशन भी है लेकिन आपको फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है तो यू कैन कैन गो इन दैट स्टॉक। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि लाइक बफेट नेवर कैन ऑफ केम टू इंडिया एंड इन्वेस्टेड इन ए वेरी बिग वे, तो आई सेड कि 90s में को दे सॉ कि कोका कोला इज गोइंग टुवर्ड्स द एशियन मार्केट बेसिकली, बिकॉज दे सॉ कि इन द यूएस देर आर लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम जाते हैं एंड वी आर एबल टू कैन ऑफ पेनिट्रेट द इंटायर ग्लोबल मार्केट, तो वी कैन इंक्रीज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कोका कोला। सो वो मार्केट से उन्होंने AAA एंटिटी से दे गॉट एक्सेस टू द इमर्जिंग मार्केट इन 90s। सो दैट वेरी फ्यू पीपल आर काइंड ऑफ अवेयर ऑफ कि इतना ज़्यादा उनका वो फोकस था, इतना ज़्यादा विजन था उनका। नहीं सही है, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही बोला। और इससे एक चीज़ आती है, जैसे आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक ऐसी गलती किसी स्टॉक की जो आपको आज भी याद हो? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि वी ऑल हैव कैन ऑफ पेड आवर ड्यूज़। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने जो उससे लर्निंग निकल के आई है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि मुझे ये समझ में आया कि जिस कंपनी में डेट बहुत हाई रहता है वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये मेरा एक बेसिक लर्निंग निकल के आया है। और जहाँ पे आपका प्लेजिंग रेट बहुत हाई है तो उसमें कंट्रोल कहीं बाहर चला गया, तो यू डोंट हैव मच कंट्रोल, लाइक द मैनेजमेंट डजंट हैव मच कंट्रोल ऑन द स्टॉक कि उसमें उसकी प्राइस में समवन कैन जस्ट गो एंड सेल इट बेसिकली, सो देन द प्राइस विल कैन ड्रॉप। तो वो चीज़ मुझे मतलब रेड फ्लैग्स लगते हैं। सो अगर आपको ये समझना है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो प्लेजिंग हाई प्लेजिंग स्टॉक से स्टे अवे, हाई डेट टू इक्विटी स्टॉक से इफ़ यू आर नॉट ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर स्टे अवे फ्रॉम देम।
अगर ग्रोथ अगर माइक्रो कैप और अगर स्मॉल कैप स्टेज पे नहीं आ रही है तो फिर आगे कैसे आएगी. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच कैन नॉट कम आउट, बट ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ नुएंसेस टू इट, and it's a journey, it's not a final destination. You can say कि yes I have learned everything. So every day we kind of learn. And मेरा जो रहा है वो यही रहा है कि look for the don't look for unstable or like inconsistent stocks जहाँ भी आपको लगे कि just because कि there is a mania in the market for a particular stock and the valuation is sky high, then you have to think कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ कुछ है भी या बस जो भी मैक्सिमम जो वैल्यूशन होना था वो हो चुका है, या मैक्सिमम जो उसका प्राइस जो होना था फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर या 2 इयर्स वो हो चुका है. देन व्हाई आर वी एंटरिंग? क्या उसके कंपैरिजन में कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक मॉडरेट पीई पे है विद मॉडरेट फंडामेंटल्स एंड विद डिसेंट फंडामेंटल्स एंड लेस ऑन द रिस्क पार्ट, तो उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है. इंडिया में बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, चाहे आप आशीष कचोलिया जी ले लो, डॉली जी ले लो, कई सारे नाम हैं, विजय केडिया जी ले लो. तो अगर आप जब इनके स्टॉक सिलेक्शन की तरफ नज़र डालोगे और जब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग है, सेल ग्रोथ भी पुअर है, कंपनी पे कर्ज भी बहुत है, कैश फ्लो भी निगेटिव बैठा हुआ है, बट उसके बाद भी वो शेयर पे दाव लगाते हैं और वो शेयर मल्टी एक्स रिटर्न देते हैं. तो उसके पीछे क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है, या क्या वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं, या मैनेजमेंट से बातें होती हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो इसमें देखिए ये लोग जो भी नाम लिए आपने, दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स. सो इनका किसी का भी ऐसा नहीं है कि 5 ईयर का 10 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है, इनके 30 ईयर प्लस का इनका एक्सपीरियंस है इन द स्टॉक मार्केट. सो दे कैन सी वेरी वेल कि हाँ ठीक है, आज की तारीख में इनकी बैलेंस शीट सही नहीं है, आज की तारीख में इनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है, बट इनका प्लान बहुत अच्छा है. इनका इनका जो आगे का जो दे आर एबल टू, सो बेसिकली दे आर कैन ऑफ बेटिंग ऑन द जॉकी. राइट, ये मैं सो दे आर कैन ऑफ हाँ, बेटिंग ऑन द जॉकी एक्चुअली. Yes. सो दे आर सेइंग कि ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए हम अगर फिर से चलते हैं, हम एस्ट्राल के ऊपर चलते हैं, तो एस्ट्राल में जो संदीप इंजीनियर सर हैं, उन्होंने पहले इसको स्टार्ट किया था अपनी पहली कंपनी, तो एक फार्मा कंपनी, एक केमिकल प्लांट से उन्होंने स्टार्ट किया. ही इज़ ए केमिकल इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड ही स्टार्टेड देयर एंड इट डिडंट गो वेल. Then he came to a different model and he started this Astral Pipes. इनको लगा कि इसका इंडिया में अभी काफ़ी ग्रोथ होना है, बट उनको इनिशियल में बहुत प्रॉब्लम हुई उसको कन्विंस करने में, बिकॉज जो पहले जो यहाँ पे गैल्वनाइज आयरन का जो पाइप हुआ करता था, आपको याद होगा काले रंग का पाइप हुआ करता था, तो उसमें पहले इंडिया में वही मतलब चलते थे, वो काफ़ी चीप भी होते थे. इनकी जो टेक्नोलॉजी जो लुब्रिजॉल के साथ टाई अप करके जो ये लोग लाए थे यूएस से, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और यहाँ पे लोगों को समझाना बहुत ही मतलब टफ था कि पे हायर प्राइसेस फॉर समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ड्यूरेबल. तो वो इतना इजी नहीं था. इंडियन कंज्यूमर एज यू नो हमारे पुराने घर में आज भी मेरा जो right, पुराना गांव का right, घर है, right. उसमें लोहे वाले या वो कौन सा मेटल, वो ब्लैक वाले पाइप है, गैल्वनाइज्ड आयरन वाले रहते थे और उस पे कढ़ाई बना करते थे. अगर पैसे वाले घर हैं तो वो कढ़ाई टाइप के बने रहते थे. मेरे घर में आज भी वो लगा हुआ. तो मैं वही बता रहा हूँ कि उसको कन्वर्ट कराना टू देयर प्रोडक्ट उतना इजी नहीं था, लेकिन उनका एक कन्विक्शन था. तो उसमें अगर किसी ने अगर इस तरीके के जो नाम लिए आपने, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, उनको लगा कि नहीं संदीप इंजीनियर जी में वो विजन है, ही इज़ एबल टू गोइंग टू क्रैक दैट मार्केट. तो आपने और ये भी बता दूं कि इनके एक इन्वेस्टमेंट नहीं होते, इनके ऐसे 50 इन्वेस्टमेंट होते हैं. इनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड भी होता है काफ़ी लोगों का. ठीक है, कुछ लोगों का होगा कि ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स है, बट काफ़ी लोगों के 50 स्टॉक्स भी होते हैं. तो अगर उन्होंने किसी को में अगर एक वन ऑफ बेट ले गया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उनके सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स में ऐसा ही आपको दिखेगा. उसमें से तो मैंने वही बोला कि जो फ्रेमवर्क रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है. इवन मेरा भी फ्रेमवर्क है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया कि मुझे यही पीई चाहिए, यही वो चाहिए, तो ऐसे तो फिर 5 ही कंपनी ही मतलब वो उसको वो करेगी, निकल के आएंगे. हाँ, तो उसको हमें भी वी हैव टू रिलैक्स इट. बट ऑन ए पोर्टफोलियो लेवल आई ट्राई टू सी कि जो सुपर स्टॉक बन के आ रहा है, उसका जो एवरेज जो पीई आ रहा है, या जो एवरेज आरओई आ रहा है, या एवरेज आरओसी आ रहा है, वो हमारे जो मेन क्राइटेरिया था उसको दे आर मीटिंग इट. ठीक है, बट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का पीई इज मोर देन 70 और किसी का पीई है 5, तो ऑन एन एवरेज वो मान लीजिए कि मेरा पीई लेवल है ऑन ए कंफर्ट लेवल 25, तो वो उसको कर रहा है मीट, आज भी कर रहा है मीट. तो ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन वेरी, बट ऑन ए पोर्टफोलियो लेवल इट्स ओके. सो मेरे से ये कई क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द टीम इटसेल्फ इन द प्लानिफाई कि भाई ये स्टॉक का पी तो आपके स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, तो ये कैसे आ गया इसमें. तो उसमें वही चीज़ है कि आई एम सीइंग समथिंग विच कैन द स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू गो 100x इन द नेक्स्ट डेकेड. और आज वो उस चीज़ को एग्जैक्टली मीट नहीं कर रहा है, बट ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन फाइन ट्यून इट, बिकॉज
अमेजन ने दे वर एबल टू कैन ग्रो एट ए वेरी हाई रेवेन्यू ग्रोथ रेट, बट प्रॉफिट्स उतने ग्रोथ नहीं हो रही थी, या उनका प्रॉफिट का जो ऐसा नहीं था कि दे वर एबल टू कैन गिव लॉट ऑफ डिविडेंड्स टू देयर इन्वेस्टर, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ री इन्वेस्टमेंट इनटू देयर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, राइट। तो यही आपका कॉस्को में भी इसी टाइप का रहा है। तो यू विल सी लॉट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट बट नॉट द प्रॉफिट ग्रोथ रेट। सो वो फिर कैसे मैनेज करेंगे? अगर हम बिल्कुल ही अगर हम कह देंगे नहीं हमको तो यही रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, यही प्रॉफिट चाहिए, इफ़ यू बिकम टू मैकेनिकल, देन इट्स नॉट द राइट वे टू डू इन्वेस्टिंग। तो आपका जो बोला कि सो दे हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल। प्लस मैंने बोला कि उनको 30 में से 3 ही 100x चाहिए, समझ which will take care of the entire portfolio. So they have that, and plus उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, so they can go with that kind of strategy. प्रमोटर पे यानी बिट इम्पोर्टेंट आता है। बहुत ही है। और इसमें अगर माइक्रो कैप में लें तो जो जैसे कि आपका वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, सो दे आर ऑल्सो कैन बेटिंग ऑन द फाउंडर इटसेल्फ कि वेदर दिस गाय कैन क्रिएट ए यूनिकॉर्न और नॉट। ओवरऑल कहानी बस स्टार्टअप टाइप की हो गई, जैसे ये छोटी कंपनी वैसे स्टार्टअप, बस ये लिस्टेड है। हाँ बस ये लिस्टेड है और वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप में भी पैसा वो क्या कर रहा है उस पे बाद में पहले कहीं ना कहीं स्टार्टअप के फाउंडर पे है कि वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, वरना अच्छे से अच्छे आइडिया को डुबा सकता है अगर वो सही ना हो फाउंडर तो। और इसीलिए दे कैन डाइवर्सिफाई ऑल्सो, दे आर कैन बेटिंग इनटू लाइक 100 स्टार्टअप्स। तो 100 स्टार्टअप्स में अगर दो भी अगर फेसबुक ऐसी कोई एक सक्सेस स्टोरी आ गई, सो यू आर गोल्डन। करेक्ट। हाँ स्टार्टअप में तो मोस्टली कहानी वही होती है, गिनती के 3 निकलते बाकी सारे पैसे डूबते ही हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टअप में हमारा भी इन्वेस्टमेंट का कहानी रहा है, तो ओवरऑल यही कहानी निकलती है। बट इसमें ये होता है कि आपके पास यू कैन सी द देयर फाइनेंशियल्स ऑफ लास्ट 3 to 5 years 10 years इन द माइक्रो कैप, प्लस देयर इज ए लिक्विडिटी है इसमें। you can basically kind of buy in, you can kind of sell out। अगर आपको नहीं समझ में आया, you see कि इसमें फिलॉसफी आपकी मैच नहीं कर रही है, इसमें लॉन्ग टर्म जो आपने देखा था, तो you have an option। बट वहाँ पे क्या है कि you are part of the game, you have to be there, and there is lot of issues in the liquidity side of that। I will not go on that point, but over here in our context मुझे ये I feel I am bit expert in this particular area where I have the control when I have to buy, when I have to sell। So ये मेरा है, but ठीक है, there are some very good VCs and they are able to do it, and they have that kind of stomach for it, and they have that kind of experience also। So I come from the listed market side, like the public market post IPO, and there are people who are very good in the pre IPO also। ग्रेट। तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इतनी लर्निंग मिली, क्योंकि मुझे खुद इन्वेस्ट करते समय 20 साल हो गए, बट बजट वाला जो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बोला, स्पेशली उसको जो माइक्रो कैप से रिलेट किया, वो भी मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई होप सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो कौन सा सर से और नेक्स्ट टाइम आप सवाल करना चाहते हैं, सेशन करना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा, तो हम अगली बार सर को ज़रूर बुलाएंगे सेकंड के लिए। और दिल से थैंक यू सर, आप आए हमारे स्टूडियो, अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।